गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाभिक का स्थायित्व यानी कि एनपी रेशो। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाभिकों में बहुत अधिक निकट उपस्थित समान आवेशों वाले प्रोटॉनों के कारण उत्पन्न प्रबल प्रतिकर्षी बलों के उपरांत भी नाभिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए न्यूक्लियनों के मध्य विशिष्ट प्रकार के अति लघु क्षेत्रीय अति प्रबल आकर्षी बलों, जिन्हें हम न्यूक्लियन आकर्षण बल कहते हैं, के अस्तित्व की कल्पना की गई। लेकिन इन बलों की प्रकृति की व्याख्या बहुत कठिन है, इसलिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की सहायता से नाभिकीय स्थायित्व को भली प्रकार से समझाया जा सका। अत्यधिक स्थायी न्यूक्लियाइडों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अध्ययन करने पर इन संख्याओं तथा संख्याओं के अनुपात का नाभिकों के स्थायित्व से संबंध के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो सभी स्थायी नाभिकों में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के लगभग समान या ज़्यादा होती है, जिसके कारण नाभिकों को न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात जो है एक या एक से अधिक पाया गया। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के अनुपात को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका निर्माण न्यूक्लियाइड में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या को हम कोटि अक्ष यानी कि वाई अक्ष पर और प्रोटॉनों की संख्या को भुजाक्ष यानी कि एक्स अक्ष पर लेकर प्राप्त बिंदुओं से करते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी न्यूक्लियाइडों की न्यूट्रॉन संख्या को प्रोटॉन संख्या के प्रति अंकित करने से जो आलेख प्राप्त होता है, इसे हम सेगरी चार्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो नाभिकों का स्थायित्व तथा न्यूक्लियनों की संख्या को ध्यान से देखने पर एक रोचक तथ्य सामने आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुछ संयोग से स्थायी न्यूक्लियाइडों का निर्माण होता है तथा सम द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। ऐसे कुल 8 न्यूक्लियाइड है, जिनमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों दोनों की ही संख्या सम है। वास्तव में कुछ विशेष प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिक असाधारण रूप से स्थायी होते हैं। इन संख्याओं को यानी कि परमाणु संख्याओं को हम कहते हैं मैजिक नंबर्स यानी कि स्थायित्व की संख्याएं भी कहते हैं। जो कौन कौन सी है? जब परमाणु क्रमांक 2 है, 8 है, 20, 28, 50, 82 और 126। तो इन परमाणु संख्या वाले जो न्यूक्लियाइड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब है आपके अधिकांश तत्वों के एक से अधिक स्थायी समस्थानिक होने के कारण किसी प्रोटॉन संख्या के लिए एक से अधिक अनुरूपी न्यूट्रॉन संख्याएं हो सकती है। अर्थात एक्स अक्ष के किसी एक बिंदु के लिए वाई अक्ष पर एक से अधिक बिंदु होंगे, यानी कि एक प्रोटॉन के लिए एक से अधिक न्यूट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार स्थायी सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स न्यूक्लियोइड के कारण किसी न्यूट्रॉन संख्या के लिए एक से अधिक अनुरूपी प्रोटॉन संख्याएं हो सकती है, जिसके कारण एक्स अक्ष के भिन्न भिन्न मान के लिए वाई अक्ष के समानांतर ऊंचाई के बहुत से बिंदु अंकित होंगे। ठीक है। तथा विलोमतः भी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब आपके यहाँ पे बताया गया है कि किसी न्यूट्रॉन संख्या के लिए एक से अधिक प्रोटॉन संख्या हो सकती है, तो किसी एक प्रोटॉन संख्या के लिए एक से अधिक न्यूट्रॉन संख्या भी हो सकती है। ठीक है। तो यह जो वक्र है एक पट्टिका की भांति प्रतीत होता है, क्योंकि इस वक्र के निर्माण में स्थायी नाभिकों के न्यूक्लियाइडों में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन संख्याएं प्रदर्शित की गई है। तो इसे हम जो है स्टेबिलिटी बेल्ट यानी कि स्थायित्व की पट्टिका भी कहते हैं। तो इस आलेख में एक रेखा 45 डिग्री का कोण बनाकर भी खींची गई है, जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की समान संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है। चित्र में से टूटी लाइनों से दिखाया गया है। तो स्थायित्व पट्टिका यानी कि स्टेबिलिटी बेल्ट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि हल्के तत्वों जिनके लिए एटॉमिक नंबर का मान 20 से कम है के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? लगभग समान है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अनुपात है एनपी रेशो है वो लगभग 1 होता है। वास्तव में 20 द्रव्यमान संख्या तक के 18 न्यूक्लियाइडों में से 8 में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा 9 में सिर्फ 1 का अंतर होता है। ठीक है। फिर है आपके प्रोटॉनों की संख्या 20 से अधिक होने पर न्यूट्रॉनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है और आपके एनपी रेशो बढ़ने लगता है। तो सर्वाधिक भारी स्थायी न्यूक्लियाइडों में 80 लेड 208 तथा 83 बिस्मिथ 209 के लिए ये जो रेशो है वो 1:1.5:1 से अधिक हो जाता है। ठीक है। यानी कि 1.5:1। तो न्यूट्रॉन संख्या में
अप्रत्याशित वृद्धि द्वारा न्यूक्लियाइड का स्थायित्व बढ़ने लगता है। तो इसे समझने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा पर विचार करना आवश्यक है। तो प्रोटोनों के मध्य प्रतिकर्षण ऊर्जा यानी कि Z²/R के समानुपाती होती है, जहाँ Z क्या है, प्रोटोनों की संख्या, तथा R जो है वो नाभिक की त्रिज्या है। चूँकि नाभिक का आकार A⁴ के समानुपाती होता है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा Z²/A⁴ राशि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो साधारण गणितीय गणना द्वारा देखा जा सकता है कि 83 बिस्मथ 209 में प्रतिकर्षण बल जो है वो 20 कैल्शियम 40 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रतिकर्षण ऊर्जा में हुई वृद्धि को ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन विनिमय बढ़कर नाभिकीय आकर्षण ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे जो कि नाभिक के स्थायित्व को बढ़ाएंगे और आपके जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बलों को जो है ओवरकम कर देंगे, उन पे प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कि स्थायित्व पट्टिका के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि किसी तत्व का प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो समस्थानिक है, जो सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक भी होता है, तो स्थायित्व पट्टिका के मध्य में ये पाया जाता है। इस पट्टिका के मुख्य भाग के ऊपर या नीचे पड़ने वाले न्यूक्लियाइड, अर्थात वे न्यूक्लियाइड जिनके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात और भी अधिक या कम हो, निश्चित रूप से अपेक्षाकृत ये अस्थायी ही होंगे, चाहे वो पट्टिका के क्षेत्र से ऊपर की साइड रहे या नीचे की साइड रहे। तो पट्टिका के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले ये न्यूक्लियाइड अवश्य ही रेडियो एक्टिव होंगे तथा स्थायित्व प्राप्ति करने के लिए ये विघटन द्वारा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या में इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे कि परिवर्तन के बाद में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो है वो पट्टिका के मुख्य भाग में पड़े। ठीक है, तो किसी अस्थायी नाभिक का विघटन किस प्रकार होगा, ये जो निर्णय है वो उस नाभिक के NP रेशो पर डिपेंड करेगा। अब जो है हम कहेंगे कि यदि NP रेशो का जो है मान अधिक है तो विघटन इस प्रकार होगा कि NP रेशो के मान में कमी आए, और यदि NP रेशो का मान कम है तो विघटन इस प्रकार से होगा कि NP रेशो के मान में वृद्धि हो। सबसे पहले हम लेते हैं, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज़्यादा हो तो क्या होगा, विघटन किस प्रकार से होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो अत्यधिक होने का अर्थ है कि इस नाभिक में प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक संख्या में उपस्थित है। तो इस स्थिति में आपके नाभिक जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करके NP रेशो का मान कम करता है तथा स्थायित्व प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के नाभिकों का निम्न 2 प्रकार से विघटन पाया जाता है। सबसे है बीटा पार्टिकल इमिशन। तो जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रॉनों में परिवर्तित होता है, अर्थात नाभिक में न्यूट्रॉन का विघटन होने पर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन का विघटन इस प्रकार से होगा कि आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार नाभिक में न्यूट्रिनो की संख्या कम करके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे NP रेशो का मान कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 6 कार्बन 14 में NP रेशो का जो मान है वो 1.3 होता है, जिसके कारण यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। तो इसका बीटा पार्टिकल इमिशन द्वारा विघटन होने पर एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है और 7 नाइट्रोजन 14 का निर्माण होता है, जिसके लिए NP रेशो का मान 1 होता है और ये स्थायी न्यूक्लियाइड होता है। नेक्स्ट है आपके न्यूट्रॉन उत्सर्जन। तो अस्थायी नाभिक द्वारा NP रेशो का मान कम करने की एक अन्य विधि में नाभिक जो है वो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है। पहली विधि में जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है और बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, और दूसरा जो मेथड है इसमें नाभिक जो है वो न्यूट्रॉन का ही इमिशन करता है, जिसके कारण क्या होता है NP रेशो का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विघटन है वो प्रकृति में कम देखने को मिलता है, क्योंकि नाभिक जो है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो क्रिया है केवल ऐसे ही नाभिकों में होती है जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल 11 सोडियम 23 जो है एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके 11 सोडियम 22 का निर्माण करता है। इसी प्रकार से 36 क्रिप्टॉन 87 एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके 36 क्रिप्टॉन 86 का निर्माण करता है। यद्यपि इसका विघटन जो है वो मुख्यतः बीटा पार्टिकल इमिशन द्वारा ही होता है। अब है आपके नेक्स्ट, यदि एनपी रेशो का मान कम हो, तो यदि एनपी रेशो का मान कम है तो अस्थायी नाभिकों का निम्न में से किसी भी प्रकार से विघटन होकर एनपी रेशो का मान बढ़ाकर ये स्थायी होने की संभावना दर्शाते हैं। तो पहला है कि अल्फा पार्टिकल इमिशन। तो यदि एनपी रेशो का मान कम होता है तो नाभिक जो है वो अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम के केंद्रक होते हैं का इमिशन करते हैं, जिससे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या में कमी आती है और जो है एनपी रेशो में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या में आपके ज़्यादा कमी आ रही है। ठीक है, फिर है आपके 92 यूरेनियम 238 का जो नाभिक है वो अल्फा पार्टिकल का इमिशन करके 90 थोरियम 234 बनाता है, जिससे एनपी रेशो का मान जो है 1.58 से बढ़कर 1.60 हो जाता है। तो यदि एनपी रेशो के मान में कमी अत्यधिक हो तो स्थायी नाभिक तब विघटित होकर अल्फा अथवा बीटा पार्टिकल इमिशन करता है जब तक कि वो स्थायी नाभिक नहीं बना लेता। फॉर एग्जाम्पल एक रेडियम का जो नाभिक है वो 5 अल्फा कण और 4 बीटा कणों का इमिशन करके स्थायी लेड नाभिक बनाता है। फिर है आपके सेकंड मेथड जो है एनपी रेशो को बढ़ाने का, वो है पॉजिट्रॉन इमिशन। तो एनपी रेशो को बढ़ाने के लिए एक प्रकार का विघटन क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन है। तो नाभिक में प्रोटॉनों का निम्न प्रकार से विघटन होता है। प्रोटॉन जो है वो टूटकर आपके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार के विघटन से न्यूक्लियाइड में एक प्रोटॉन कम होकर के एक न्यूट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे एनपी रेशो बढ़ जाता है तथा नाभिक जो है वो स्थायी पट्टिका में आ जाता है। ठीक है, अब है आपके के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दूसरा मेथड एनपी रेशो को बढ़ाने के लिए। तो कुछ नाभिकों में जहाँ एनपी रेशो का मान कम होता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तन हेतु पॉजिट्रॉन इमिशन के स्थान पर कभी कभी नाभिक द्वारा के कक्ष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत प्रोटॉन से जुड़कर न्यूट्रॉन का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जुड़कर न्यूट्रॉन का निर्माण कर लेता है, तो एनपी रेशो का मान जो है बढ़ता है। तो उपयुक्त क्रिया के फलस्वरूप नाभिक में एनपी रेशो का मान बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 26 आयरन 55 जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनपी रेशो के मान को बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब है आपके प्रोटॉन इमिशन, नेक्स्ट मेथड। तो यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात बढ़ाने की एक अन्य क्रियाविधि में नाभिक से प्रोटॉन का इमिशन भी हो सकता है, परंतु नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इमिशन जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, अब है आपके अगला टॉपिक संकुलन गुणांक यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन। तो सन 1816 में प्राउट ने ये विचार प्रस्तुत किया कि सभी तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक होते हैं तथा हाइड्रोजन के परमाणु भार के ये सरल गुणांक होते हैं। परंतु बाद में जब अधिक तत्वों के परमाणु भार निर्धारित हो गए तो स्पष्ट हुआ कि अनेक तत्वों जैसे कि क्लोरीन, कॉपर के परमाणु भार पूर्णांक नहीं होते हैं। तो एस्टेन ने 1920 के आसपास अपने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से लगभग 19 तत्वों के द्रव्यमान ज्ञात किए। तो ये पाया कि अधिकांश तत्वों के द्रव्यमान पूर्णांक के निकट होते हैं तथा जिन तत्वों के द्रव्यमान पूर्णांक के निकट नहीं है वे दो या अधिक समस्थानिकों के मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान पूर्णांक के निकट है। तो इन परिणामों से प्रेरित होकर एस्टेन ने प्राउट परिकल्पना में संशोधन करते हुए पूर्णांक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तत्वों के परमाणु भार लगभग पूर्ण होते हैं। तो एस्टेन ने 1927 में सुधार किए कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से समस्थानिकों के द्रव्यमान निर्धारित किए, तो पाया कि समस्थानिकों के द्रव्यमान पूर्णांक नहीं होते हैं, ये पूर्णांक से थोड़ा बहुत विचलित होते हैं। एस्टेन ने इस विचलन को प्रत्येक न्यूक्लियाइड के लिए संकुलन गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया। यानी कि संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान संख्या बटा द्रव्यमान संख्या गुणा 10⁴। तो जहाँ परमाणु द्रव्यमान न्यूक्लियाइड का प्रायोगिक मान है
परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या का अंतर क्योंकि धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, अतः संकुलन गुणांक भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन का संकुलन गुणांक कितना आता है 78.3 और ऑक्सीजन का कितना आता है 0। ऑर्गन का संकुलन गुणांक आता है -7.2। तो इन गणनाओं से क्या स्पष्ट हुआ कि संकुलन गुणांक का मान ऋणात्मक तब होता है जब न्यूक्लियाइड का द्रव्यमान का मान उसकी द्रव्यमान संख्या से कम हो। ठीक है। और द्रव्यमान की ये जो कमी है वो ऊर्जा में परिवर्तित होकर नाभिक को स्थायित्व प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में संकुलन गुणांक का मान जो है ऋणात्मक मान उस न्यूक्लियाइड के स्थायित्व तथा धनात्मक मान अस्थायित्व का द्योतक है। तो जब विभिन्न स्थायी न्यूक्लियाइडों के संकुलन गुणांक को द्रव्यमान संख्या के विपरीत आलेखित किया जाता है तो चित्रानुसार ग्राफ प्राप्त होता है और उस ग्राफ से क्या पता चलता है कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्वों का जो संकुलन गुणांक है वो वक्र पर तथा उसके आसपास आता है। संकुलन गुणांक का मान हाइड्रोजन के लिए अधिकतम +78 होता है, जो तेजी से कम होता हुआ द्रव्यमान संख्या 18 से 20 के मध्य शून्य हो जाता है। उसके बाद ये पुनः घटता है तथा 50 से 150 के मध्य लगभग ये स्थिर रहता है, जिसके पश्चात बढ़ता हुआ द्रव्यमान संख्या 200 के आसपास ये पुनः शून्य होकर धनात्मक हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हल्के और बहुत ज़्यादा भारी जो नाभिक है वो स्थायी होने चाहिए, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि सभी हल्के तत्वों के न्यूक्लियाइड अस्थायी नहीं होते हैं। यद्यपि इनके तत्वों की जो है संलयित होकर यानी कि फ्यूज होकर मध्यम द्रव्यमान के न्यूक्लियाइड बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। अपेक्षा के अनुसार अति भारी तत्व अस्थायी होते हैं तथा जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे अस्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है और द्रव्यमान संख्या का मान जब 210 से अधिक बढ़ने पर ये तत्व रेडियोधर्मी हो जाते हैं। ठीक है।